ओके, हम लोग पिछली क्लास में डायमेंशंस की बात कर रहे थे। चैप्टर वही है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, 11th क्लास का है और कई सारी डायमेंशंस हम लोग कर चुके हैं, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने वर्क किया था पिछले वीडियो में। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं एनर्जी। इसके बाद हम लोग एनर्जी देखते हैं। एक्चुअली एनर्जी ये कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, यानी किसी भी कार्यकर्ता के कार्य करने की क्षमता, यानी किसी भी कार्यकर्ता की कार्य करने की क्षमता क्या है, एनर्जी है। वो एजेंट हो सकता है, वो मशीन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, उसको हम लोग उसकी क्या कहेंगे, एनर्जी कहेंगे। सिंपली कह सकते हो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जब कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क आपने कहा कोई रेट है नहीं, तो आसानी से आप कह सकते हो कि इसकी डायमेंशंस और वर्क के बराबर हो जाएंगे। तो डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का ही, वर्क का ही होगा, ml² 18/2 होगा। और ये वर्क भी आपने स्केलर कहा था, इसको भी हम स्केलर कहेंगे। जहां तक यूनिट्स का सवाल है, सीजीएस में हम लोग अर्क कहेंगे और एसआई में हम लोग जूल कहेंगे। इतना हम लोग कह चुके थे। यानी इसका मतलब है कि इस फिजिक्स में जितनी भी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो एनर्जी के रूप में हैं, उन सबों के डायमेंशंस वर्क के बराबर है। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे कह दे कि भाई एनर्जी के डायमेंशंस क्या हैं, तो वर्क के बराबर है। कोई भी एनर्जी को, जैसे मैं हटाता हूं इससे, ओके, जैसे मैंने आपसे कहा वर्क, जैसे मैंने आपसे कहा वर्क, मैंने आपसे कहा वर्क, इसके बाद मैंने आपसे कहा काइनेटिक एनर्जी, मैंने नहीं लिखा, केवल ½ m v² मैंने लिखा। इसके बाद मैंने कह दिया आपसे mgh कहा, ये पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद मैंने ½ kx² कहा, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद मैंने ½ Li² कहा, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। इसके बाद मैंने ½ Cv² कहा, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, या मैंने इसको Q भी लिख दिया, ये भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है। V फॉर पोटेंशियल है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। या मैंने इसको μ0/4π m1 m2/r मैंने लिखा, ये भी एनर्जी है। या मैंने 1/4π ε0 into Q1 Q2/r लिखा, ये भी एनर्जी है। ओके, या मैंने μ0 या g m1 m2/r लिखा, ये भी एनर्जी है। ये भी क्या है, एनर्जी है। या mc² भी एनर्जी है। या hν भी क्या है, एनर्जी है, फोटोन की एनर्जी है। hν भी क्या है, फोटोन की एनर्जी है। ओके, ½ I ω², ये भी क्या है, एनर्जी है। यानी देख किसी भी, अगर आपसे कोई कह दे mgh, ये ms ΔT, ये भी एनर्जी है। या आपसे कोई कह दे mis LF, ये भी एनर्जी है। या मैं आपसे कह दूं कि m वाटर LV, ये भी एनर्जी है। ये सारी की सारी एनर्जी के फॉर्म है। जैसे mc² आपने कहा, hν आपने कहा, gm1/r आपने कहा, ½ I ω² कहा, μ0/4π m1 m2/r कहा। ये सभी एनर्जी की भी एनर्जी है। ½ Li² एनर्जी है, ½ kx² एनर्जी है, mgh एनर्जी है, ½ mv² एनर्जी है। ये सारी की सारी एनर्जी के फॉर्म में है। या कोई एनर्जी का, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी कह दे, अगर नाम ही ले ले, न्यूक्लियर एनर्जी कह दे, ये भी एनर्जी है। या आपसे कोई लाइट एनर्जी कह दे, ये भी एनर्जी है। लाइट एनर्जी कह दे, ये भी एनर्जी है। आपसे कोई साउंड एनर्जी कह दे, ये भी एनर्जी है। या आपसे सपोज ये कोई बबल की एनर्जी कह दे, 4π
आर स्क्वायर इंटू टी, ये वाटर ड्रॉप की एनर्जी है, या हम बबल के बारे में कहते हैं तो 8 पाई आर स्क्वायर इंटू टी, यहाँ टी सरफेस टेंशन है, ये बबल की एनर्जी है जिसके पास तो सारे के सारे जो हैं ये एनर्जी के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और इन सबों के जो डायमेंशंस हो जाएंगे वो ml स्क्वायर आर टी इनवर्स आर 2 हो जाएंगे, है ना। इनमें से कोई भी फॉर्म आप ले लीजिए, जैसे वर्क भी एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ये मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इंडक्टर कैरिंग करंट है, ये कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, ये मास एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी है, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये हीट एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, आइस को मेल्ट करने में जो एनर्जी खर्च होती है एम आइस मास को, ये भी एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी। सारे के सारे जो फॉर्म्स हैं वो एनर्जी के हैं, और इन समूह के जो डायमेंशंस होंगे वो एनर्जी के बराबर होंगे, वो एनर्जी के। इससे आपको फायदा ये है कि अगर ये सभी फॉर्मूला आपको याद है तो मान लेते हैं आपसे कोई कह दे कि एल के डायमेंशंस क्या होंगे, जो कि इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, सी के डायमेंशंस क्या होंगे जो कि कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशंस क्या होंगे जो कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है, म्यू नॉट के डायमेंशंस क्या होंगे जो मैग्नेटिक परमिटिविटी है, या एच के डायमेंशंस क्या होंगे जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, या आई के डायमेंशंस क्या होंगे जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो ये, या कैप्टन जी के डायमेंशंस क्या होंगे जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब है कि अगर ये डेफिनेशंस आपको मालूम है तो आप किसी के भी डायमेंशंस निकाल ले सकते हैं, और याद रहना भी चाहिए, है ना। ये आइंस्टीन की मास एनर्जी है, उन्होंने कहा था कि नाइदर मास नॉर एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स इज कंजर्व बट बोथ आर इंटरकन्वर्टेबल इनटू ईच अदर। एनी मास को हम एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो युद्ध चल रहे हैं इराक ईरान वगैरह के, इजराइल वगैरह के, उसमें इस एनर्जी का आप यूज कर रहे हैं, एटम बॉम्ब्स उसमें है, वो क्या है, उसमें मास कन्वर्ट होता है, किसमें, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, वहाँ हाइड्रोजन बम नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन बम एटम बम से कई गुना, 1000 गुना डेंजरस है, वो नहीं चल रहे हैं, तो जिसको यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी भी कहा गया है। तो यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये वाटर ड्रॉप की एनर्जी है, ओके। ये अगर हम किसी वाटर ड्रॉप को फॉर्म करना चाहें जिसकी रेडियस आर है तो इतनी एनर्जी उसको चाहिए। अगर आप किसी बबल को फॉर्म करना चाहें जिसकी रेडियस आर है, और ये बबल में जो सोप है उसका सरफेस टेंशन है, ये वाटर का सरफेस टेंशन, कहने का मतलब ये सभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ओके। तो ध्यान रखेंगे ये सब फॉर्मूला। और इसके बाद अगर आपसे कोई कह दे पावर, जैसे अभी आपने कहा एनर्जी, अब आपसे कहते हैं पावर, 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 ठीक है ना। पावर ये एक्चुअली वर्क से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें रेट लग जाता है, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, the rate of doing work by a machine, the rate of doing work by a machine or agent is called a power of the machine, is called power of the machine, पावर ऑफ द मशीन। इसको कई तरीके से आप यूज करते हैं, जैसे आप घरों में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, तो बल्ब की जो वाटेज होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मार्केट में अगर 60 वाट का बल्ब है या 40 वाट का बल्ब है या 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट मीन्स वो 1 सेकंड में वो 100 जूल एनर्जी को क्या करता है, कंज्यूम करता है। आजकल एलईडी आ गए हैं, 8 वाट के होते हैं, काफी कम एनर्जी खर्च करते हैं।
यहाँ तक कि पावर स्टेशन जो हैं वो वहां पर वो एनर्जी को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, तो वहां पर जनरेशन की पावर है ना। कोई अप्लायंस खर्च करता है तो वहां पर कंजम्पशन की पावर है। ओके, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को आप क्या कहेंगे, आप पावर कहेंगे। इसका मतलब दैट इज आप पावर बराबर हो जाएगा, पावर ये इक्वल टू हो जाएगा, जिसको आप पी से लिख सकते हो, ये इक्वल टू हो जाएगा dw/dt। और हम जानते हैं कि सिंस W इक्वल टू हुआ करता है F.R या F.S, इसलिए पावर P बराबर हो जाएगा dy/dt F.S। यहां पर अगर हम F को कांस्टेंट मान लेते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं कैसे ds/dt को, तो ये वेलोसिटी है, यानी P बराबर हो जाएगा F.V भी हो जाएगा या V.F भी हो जाएगा, और F और V के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है तो F भी हो जाएगा। ओके, ये इस पर भी एक बार नीट ने क्वेश्चन किया है, और इजी क्वेश्चन था। 10 न्यूटन का एक फोर्स लगाया गया एक बॉडी पर, जिसका डिस्प्लेसमेंट T के साथ दिया हुआ था 2t+5, तो 2t+5 को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 आ जाएगा, और 5 में गुना करने के बाद 10 × 2 बराबर 20 हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था, F/V। तो ये मैंने लिख दिया है, लेकिन आप फिजिक्स में जब वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में करते हैं। तो पावर का मतलब है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो यहां से अगर हम इसके डायमेंशंस निकालना चाहें, आसानी से निकाल सकते हैं कि P बराबर, हमको D से यहाँ पर कोई मतलब नहीं रहता है, W/RT, यानी वर्क बाई टाइम है। तो वर्क इज ml² T इनवर्स 2, ml² T इनवर्स 2 बाई T। तो T जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml² T इनवर्स 3। तो इसका मतलब है कि पावर के जो डायमेंशंस हैं वो मास में 1 है, लेंथ में 2 है, और टाइम में -3 है। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, डायमेंशनल फार्मूला ml² T इनवर्स 3। ओके, और अगर ये स्केलर है, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ये। और अगर हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो इन CGS जो बहुत कम यूज होती है, लेकिन देख लीजिए ये हो जाएगा अर्ग पर सेकेंड। और NSI इसको कहेंगे जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को आप क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, WATT वाट कहते हैं, जूल्स पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं। यहाँ पर जूल व्यक्ति विशेष है, वाट जेम्स वाट है, उन्हीं के नाम को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो ऐसा यूनिट जो है पावर की वो क्या है, वाट है, या जूल पर सेकेंड है, जूल पर सेकेंड, अर्ग पर सेकेंड। ओके, तो ये डायमेंशंस हैं, कहीं कुछ नहीं है, आसानी से आप समझ सकते हैं। ओके, इसके बाद और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रेशर होता है, या हम आपसे कह रहे हैं कि चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इसको आप फंडामेंटल नहीं मान रहे हो, यानी फंडामेंटल करंट है। तो डेफिनेशन अगर हम करंट की यूज करते हैं तो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे। The rate of flow of charge through a given area of cross section, gives the strength of electric current. That is I इक्वल टू हो जाएगा dq/dt। I इक्वल टू हो जाएगा dq/dt। I इक्वल टू dq/dt हो जाएगा। I इक्वल टू dq/dt हो जाएगा। तो और हम इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू हो जाएगा
क्यू आई टी, और इसको हम लिख सकते हैं क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। तो आई को हम ए से लिखा करते हैं और टाइम को हम टी से लिखा करते हैं, एटी, इसको हम एटी। तो अगर कोई आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ दे तो यही हो जाएगा। फिर एक बार देख लेंगे, यानी जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसकी रेट को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ देता है तो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, आई क्यू बराबर आई इंटू टी, और आई क्या इलेक्ट्रिक करंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है एम्पियर उसको मैंने ए लिख दिया है, और टाइम के लिए कैपिटल टी है, इलेक्ट्रिक करंट आई टी। तो इसके अगर कोई पूछते कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा चार्ज का, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आसानी से इसमें लिख सकते हो। इसमें एम्पियर आ चुका है, मास इसमें नहीं है तो m0 लिख दो, लेंथ इसमें नहीं है तो l0 लिख दो, t इसमें है और a, यानी चार्ज के जो डायमेंशंस हैं वो टाइम में 1 है और करंट में 1 है, ठीक ना। अगर कोई आपसे पूछ दे, ध्यान रखेंगे कि चार्ज स्केलर है, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ये स्केलर है। और अगर कोई यूनिट्स आपसे पूछ दे तो सीजीएस यूनिट्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर इसकी यूनिट हो जाएगी, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और इसी को आप कहा करते हो कूलम, COULOMB। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, कूलम है, जो कि कूलम के नेम को संबंधित करने के लिए रखी गई है, और ये एम्पियर के नेम को संबंधित करने के लिए रखी गई एम्पियर। तो इट्स ऐसा यूनिट इज एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड और कूलम। ओके, तो कभी आपको चार्ज की जरूरत पड़ जाए तो आराम से कह सकते हो, या पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक 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 पोल स्ट्रेंथ, ये भी एबिलिटी है। अगर कोई आपसे पूछ दे कि द एबिलिटी ऑफ किसका, अट्रैक्शन का या रिपल्सन का, ठीक ना। तो द एबिलिटी ऑफ ए मैग्नेटिक पोल, ऑफ ए मैग्नेटिक पोल to attract magnetic substances is called it's called magnetic pole strength, magnetic pole strength of the magnet, magnetic pole strength। तो यहां पर ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम लोग स्मॉल m से लिखा करते हैं। कारण है कि मैग्नेटिक का अस्तित्व बिना करंट के नहीं है। तो बायोट सावर्ट ने जब मैग्नेटिक फील्ड दिया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्विवेलेंट होती है किसके, आईडीएल के, आईडीएल, दैट इज m इज इक्विवेलेंट टू किसके, आईडीएल। जहां पर आई इलेक्ट्रिक करंट है तो हम आराम से कह सकते हैं आई इलेक्ट्रिक करंट मींस a और dl लंबाई है तो al। तो इसकी जो डायमेंशंस है वो al हो जाएंगे। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर कोई कह दे तो al है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो जाएगा m0, m नहीं है, l है, l और t0 और a, ठीक है ना, a। और इसकी जो अगर SI यूनिट के बारे में कोई कह दे, its SI unit is ampere meter, is ampere meter, is ampere meter, ampere meter, ampere meter, ampere meter, ampere meter। ओके, तो कहने का मतलब है कि आपको अगर डेफिनेशंस मालूम है
तो किसी के भी डायमेंशन आप लिख सकते हैं। जैसे हम आपसे कह दें कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कैपिटल जी है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर हम न्यूटन की बात करते हैं तो न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। जैसे यहां पर ये m1 मास का पार्टिकल है और यहां पर m2 मास का पार्टिकल किसी डिस्टेंस पर ये रखे हुए हैं, किसी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो ये एक दूसरे को अटैक करते हैं। ये पार्टिकल इसको अटैक कर रहा है किस फोर्स से, F12 से, और ये पार्टिकल इसको अटैक कर रहा है किससे, FR21 से, F21 से, ओके, FR21 से। तो और डिस्टेंस R है। तो जानते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर म्यूचुअल इंटरेक्शंस होते हैं, इसका मतलब है कि हम अगर कहते हैं कि पहला पार्टिकल दूसरे को जितने फोर्स से अटैक करेगा, दूसरा पार्टिकल भी पहले को उतने ही फोर्स से अटैक करेगा। जैसे आप अगर पृथ्वी पर खड़े हुए हैं तो आपको अर्थ जितने फोर्स से अटैक करती है, आप भी अर्थ को उतने ही फोर्स से अटैक करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों म्यूचुअल इंट्रैक्शंस हैं। इसका और दोनों के मैग्नीट्यूड सी बराबर है, F12 बराबर हो जाएगा F21 बराबर हो जाएगा इसके F के। इसी के बारे में न्यूटन ने कहा था, बाई न्यूटन ने कहा था कि यूनिवर्स की जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पार्टिकल्स हैं, सभी एक दूसरे को अटैक करते हैं, जिसका मान हुआ करता है G m1 m2 बाई r का स्क्वायर, m1 m2 बाई r का स्क्वायर, जहां पर कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको कहते हैं। तो अगर आपको ये याद है, ये 9th क्लास में भी आपने इसको देखा था, कई बार आप इसको पढ़ चुके हो। तो अगर आपको जी के डायमेंशंस निकालना है तो आपको 2 मिनट क्या 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। यहां से उठा लीजिए, आप यहां से जी को उठा लीजिए, तो जी बराबर हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर बाई किसके, m1 इंटू m2 हो जाएगा। आप सब जानते हैं कि F4 से ml T इनवर्स 2, आप सब जानते हैं कि r स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर है, सब जानते हैं कि m1 मास है, m2 क्या है, मास है। ये बराबर हो जाएगा, एक मास कट जाएगा, n इनवर्स, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा L³ और T की पावर -3 जैसे है वैसे ही बना। इसके भी काफी यूजेस आप कर चुके हैं, कई बार क्वेश्चंस में आप उसको देख चुके हैं। तो यही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। ये बराबर हो जाए किसके, m इनवर्स L की पावर 3 और T की पावर नहीं गलत हो गया, ये T की पावर -2 ही है, यहाँ 2 ही है, -2 है, ओके। ये यूनिवर्सल, क्योंकि इससे आपने इसको एक को काट दिया तो एक बचा, और ये इसके साथ मिलकर L³ हो गया, और यहाँ पर T की पावर -2 ही रहा। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन, इसका मान भी आपके पास है। इसका मान अगर कोई आपसे कह दे तो G का मान हुआ करता है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसी से इसकी डायमेंशन करोगे, यूनिट करोगे न्यूटन, मीटर स्क्वायर और पर केजी का स्क्वायर। ये मान है इसका। इट्स वैल्यू was first experimentally determined
by Cavendish, by using a torsional balance, नहीं पूछता है, लेकिन इसकी डायमेंशंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। कैपिटल जी कभी कभी कहता है कि कैपिटल जी प्लैंक्स कांस्टेंट एच, और सी को अगर हम फंडामेंटल माने तो मास की डायमेंशंस क्या हो जाए, तो इसकी आपको जरूरत पड़ती है। आराम से इस फॉर्मूला याद कर लेंगे, एफ बराबर हुआ करता है जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उससे आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से किसी के भी डायमेंशंस आप निकाल ले सकते हो। ओके, जैसे यहां पर एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी आपने लिखी थी अभी थोड़ी देर पहले, जैसे आपको याद होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी आपने लिखी थी, U इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये आर। यहां से एक बार नीट ने क्वेश्चन बनाया है कि U बाई G के डायमेंशंस क्या होंगे, एनर्जी है तो इसमें क्या बचेगा, m1 m2 बाई आर बचेगा। ओके, m1 इज m, m2 इज m, r इज l, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर l इनवर्स 2 और t। ये नीट का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ओके, तो एनर्जी बटे कैपिटल जी के डायमेंशंस आपको मिले थे, तो ध्यान रखिएगा एनर्जी है, और एनर्जी के डायमेंशंस आप जानते हैं, ठीक ना। तो ये जी इधर आ जाएगा, तो क्या बचता है, m1 m2 बाई आर बचता है, तो m के m, m1 के m, m2 के m, और r इस लेंथ है तो m स्क्वायर l इनवर्स हो जाएगा। ओके, अब अगर हम बहुत सारी डायमेंशंस हैं तो इसका कुछ और हम बताकर इनके हम लोग यूजेज करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, कल हम लोग मिलते हैं फिर। थैंक